उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाला एक 26 साल का लड़का जिसका नाम होता है राजा बाबू। राजा बाबू जो कि बीए की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बीए की पढ़ाई करते करते वो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत भी करने लगा था। लेकिन राजा बाबू की ये जो मोहब्बत थी, एक तरफा मोहब्बत थी। लड़की पड़ोस में ही रहने वाली थी, लेकिन इसका अंजाम ये होता है कि राजा बाबू एक दिन इस दुनिया को ही छोड़ के चला जाता है। हालांकि शुरुआत में राजा बाबू के बारे में लोगों को बस इतना ही लगता है कि राजा बाबू ने खुद से ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचता है और पुलिस जब इस पूरे मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है और कातिल को जब पकड़ कर लेके आती है, तो लोगों के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि पहली बात तो ये कत्ल हुआ था, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जो कातिल थे उसे देखने के बाद में वाकई में लोग हैरान थे। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना आता है, शिवली थाना। और इसी शिवली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, अरशदपुर गांव। और इसी अरशदपुर गांव के अंदर एक परिवार है। इस परिवार में परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम है संतराम। अच्छा, जो संतराम है उनकी पत्नी का नाम सुखदेवी, और सुखदेवी और संतराम के टोटल 2 बेटे हैं। बड़ा वाला जो बेटा है उसका नाम प्रमोद है। प्रमोद पहले से ही शादीशुदा है, और इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है राजा बाबू। अब संतराम के 2 बेटे, एक बेटा शादीशुदा है राजा बाबू जिसकी उम्र 26 साल के आसपास हो चुकी है। बात कर रहा हूँ मैं 24 नवंबर साल 2025 की। और इसी 24 नवंबर साल 2025 को जो राजा बाबू होता है ये अपने घर पे ही मौजूद होता है। उसी समय राजा बाबू के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। राजा बाबू उस फ़ोन को उठाता है, पिक करता है, बातचीत शुरू करता है, और बातचीत करते करते वो बाहर की साइड निकल जाता है। अच्छा, परिवार वालों को भी ये चीज़ें नॉर्मल सी लग रही थी। राजा बाबू चला गया था, परिवार वाले सोच रहे थे थोड़ी बहुत देर में लौट आएगा, लेकिन रात का काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, राजा बाबू लौट कर नहीं आता है। उसके बाद में जो परिवार के सदस्य होते हैं राजा बाबू का मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं कि भाई सोने का टाइम हो गया है, गेट वगैरह बंद करना है, आओ कहाँ हो। लेकिन जैसे ही मोबाइल नंबर लगाया जाता है तो मोबाइल नंबर तो राजा बाबू का स्विच ऑफ बताता है। अब परिवार वाले परेशान, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, हताश। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, न राजा बाबू का मोबाइल नंबर ऑन होता है और न खुद राजा बाबू लौट कर घर वापस आता है। अब जैसे ही अगला दिन सुबह होता है, यानी 25 नवंबर साल 2025 का दिन आता है, तो इसी गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर एक मज़ार पड़ता है, एक पीर बाबा का। उसी मज़ार के पास में कुछ लोगों को इसी लड़के की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, राजा बाबू की। अब जैसे ही डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, तुरंत परिवार वालों को सूचना दे दी जाती है, और साथ के साथ पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। अब जैसे ही परिवार के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर जो संतराम की पत्नी सुखदेवी थी वो अपने बेटे राजा बाबू की डेड बॉडी देखकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। बाकी के परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन अब तक यहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुँच चुकी थी। जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी थी। दरअसल राजा बाबू के ऊपर एक फ़ोटोग्राफ्स भी पड़ा हुआ था, और पास में ही उसके एक चिट्ठी भी पड़ी हुई थी, और साथ में शराब के कुछ पाउच भी पड़े हुए थे। जब पुलिस वाले उस फोटो को उठाते हैं, उठाने के बाद में परिवार वाले से पूछते हैं क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो, तो परिवार वाले पहचान लेते हैं। कहते हैं ये लड़की तो हमारे पड़ोस की रहने वाली है और इसका नाम पूनम है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, और चिट्ठी में ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ था, पूनम तुम मेरी ज़िंदगी हो, और पूनम तुम मेरी हो ना सकी, और अब मेरी इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहा हूँ। अब पुलिस वाले जब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं, पढ़ते ही समझ जाते हैं कि जो राजा बाबू था एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। उस लड़की की शादी उसके परिवार वाले कहीं और कर देते हैं। इस वजह से राजा बाबू ने अपनी ज़िंदगी की जो लीला है वो समाप्त कर ली है। अब जैसे ये सारी चीज़ें पुलिस वाले समझ लेते हैं, उसके बाद में पुलिस वालों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन भी था कि राजा बाबू ने अगर ये चिट्ठी खुद अपने हाथ से लिखी थी तो फिर उसका मोबाइल फ़ोन घटनास्थल पर मौजूद क्यों नहीं है, साथ के साथ शराब के कुछ पाउच उसके पास में क्यों पड़े हुए हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कहीं ना कहीं पुलिस को डिस्टर्ब कर रही थीं। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को कंफ्यूज तो कर ही रही थीं, लेकिन इसी बीच में जो राजा बाबू के पिता होते हैं संतराम, वो इसको एक तरीके से
सीधा सीधा यही बोलते हैं कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है। अच्छा, पुलिस को भी यही लग रहा था, लेकिन कातिल जो भी था उसने अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से प्लानिंग की थी, ताकि वो इस पूरे केस को सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखा सके कि राजा बाबू ने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती, वहाँ पर जो शराब के पाउच वगैरह पड़े हुए थे उस पर एक बारकोड बना हुआ था। पुलिस की टीम उस बारकोड को स्कैन करती है, पता करती है कि आखिरकार ये बारकोड कौन सी कंपनी का है और इस कंपनी की जो शराब है वो यहाँ पर किस दुकान पर बेची जाती है। आखिरकार पुलिस पता करते करते उस दुकान पर पहुँच जाती है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं। उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर राजा बाबू को साफ देखा जा सकता था, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर राजा बाबू अकेला बिल्कुल नहीं था, बल्कि राजा बाबू के साथ में कोई और भी था। अब जो व्यक्ति राजा बाबू के साथ में था, पुलिस उसकी तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि इसका नाम है नीलू। नीलू, जिसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास है, जो कि रहने वाला है बिहारीपुरबा का। लेकिन पुलिस जब नीलू के बारे में पूरी जानकारी जुटाती है तो पता ये चलता है कि नीलू एक तांत्रिक है, और यहाँ पर जब तांत्रिक का एंगल आता है तो पुलिस कुछ अब नीलू के ऊपर शक करने लगती है। उसके बाद में 29 नवंबर साल 2025 को पुलिस नीलू के पास जाती है। उधर पुलिस की एक टीम जो थी वो पूनम के परिवार वालों से भी पूछताछ करती है। पूनम के परिवार वालों से पूछा जाता है कि तुम राजा बाबू की हत्या के बारे में कुछ जानते हो क्या? तो पूनम के परिवार वाले कहते हैं कि साहब, हमें तो कुछ भी नहीं पता। और जब पूनम से पता किया जाता है तो पूनम भी कहती है कि वो राजा बाबू को बिल्कुल नहीं जानती थी और उसे तो ये भी नहीं पता था कि राजा बाबू उससे मोहब्बत भी करता था। लिहाजा पूनम की तरफ से पुलिस को जब कुछ भी नहीं मिलता है तो अब पुलिस की जो शक की सुई थी वो सीधा सीधा इसी नीलू के ऊपर थी। और नीलू को पुलिस जब पुलिस थाने लेके आती है और जब इससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में नीलू पुलिस को इधर उधर की तमाम बातें बताता है, लेकिन पुलिस बहुत बेहतर तरीके से जानती थी कि नीलू पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है। अब जैसे ही नीलू के ऊपर सख्ती दिखाई जाती है तो उसके बाद में ये जो तांत्रिक होता है, जो कहानी बताता है, उस कहानी को सुनने के बाद में जो परिवार वाले होते हैं राजा बाबू के, वो भी एकदम से सख्ते में आ जाते हैं। दरअसल नीलू गौतम पुलिस को जो बताता है उसके हिसाब से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1 साल पहले से। जो राजा बाबू था, जो अपनी बीए की पढ़ाई कर रहा था, बीए की पढ़ाई करते करते इसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले नीलू के ऊपर पड़ती है, पूनम के ऊपर पड़ती है। पूनम को जब राजा बाबू देखता है तो एकदम से उसको पसंद करने लगता है, लेकिन राजा बाबू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूनम से अपने दिल की बात कह पाता। न वो पूनम से अपने दिल की बात कह पाता है, न अपने घर वालों से पूनम के बारे में कोई बात कर पाता है, जिसकी वजह से उसके घर वाले शायद रिश्ते की बात कर पाते हैं। लेकिन इधर चूंकि पूनम, उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसके लिए उसके परिवार वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। लड़का मिलता है और उसके बाद में पूनम की शादी फिक्स कर दी जाती है। जैसे ही पूनम की शादी फिक्स होती है, इधर जो राजा बाबू था परेशान रहने लगता है। उसको लगता है कि उसकी जो प्रेमिका है, जो उसके सपनों की रानी है, वो अब हमें छोड़कर चली जाएगी। और फाइनली वो दिन आता है कि पूनम की शादी हो जाती है। उसके बाद में वो अपने ससुराल चली जाती है। इधर जो राजा बाबू था, अब ये बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त इसका गुजर रहा था। उसके बाद में ना ये अपने दिल की बात किसी से कह सकता था, ना घर वालों से कह सकता था, बस मन ही मन में घुटा करता था। लिहाजा राजा बाबू इसके बारे में अपने एक दोस्त को बताता है कि यार ऐसा ऐसा मामला है, क्या करूं। तो उसका जो दोस्त होता है राजा बाबू को एक सुझाव देते हुए कहता है कि वो एक तांत्रिक बाबा को जानता है और तुम्हारी उससे मुलाकात करवा लेगा। दरअसल वो जो बाबा है वो वशीकरण करता है, और एक बार उसने तुम्हारे केस को समझ लिया तो तुम्हारा जो प्यार है ये तुम्हें हासिल हो जाएगा। उसके बाद में उसका जो दोस्त होता है ये राजा बाबू को लेकर नीलू गौतम के पास पहुंचता है। नीलू गौतम जो कि 35 साल के आसपास जिसकी उम्र है, जो बिहारीपुरबा का रहने वाला है। बातचीत होती है। नीलू बाबा जब सुनता है तो उसके बाद में कहता है ये काम तो उसके लिए चुटकियों का काम है और इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे खर्च करने होंगे, जिसके बाद में तुम्हारी जो प्रेमिका है वो तुम्हारी हो जाएगी। अब राजा बाबू पूछता है कितने पैसे खर्च करने होंगे, तो नीलू गौतम उससे बताता है कि 36,000 रुपये इसमें खर्च होंगे। राजा बाबू घर आता है और 36,000 रुपये का इंतज़ाम जैसे तैसे करता है और उसके बाद में ले जाकर नीलू गौतम को दे देता है। अब नीलू गौतम अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। इधर राजा बाबू अपने घर आ जाता है। इसी नवंबर के महीने में जो पूनम होती है ये अपने मायके आती है, लेकिन इस बीच राजा बाबू को पता ये चलता है कि जो पूनम है ये अपने ससुराल में झगड़ा तकरार करके आई है और शायद वो अब वापस नहीं जाएगी। राजा बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको लगने लगा था कि जो नीलू बाबा है उसका जो काम है वो काम कर गया है और उसकी जो तपस्या है वो काम कर गई है और पूनम जो है अब कभी अपने ससुराल नहीं जाएगी।
लेकिन थोड़ा ही वक्त गुजरता है, थोड़ा मनमुटाव था नीलम के परिवार में तो वो दूर होता है। नीलम वापस से अपने ससुराल चली जाती है। अब राजा बाबू हताश होकर नीलू बाबा के पास पहुंचता है। नीलू बाबा से कहता है कि देखो पूनम तो फिर चली गई। अब नीलू बाबा कहता है कि दरअसल काम थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए हमें एक बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें लगभग 6 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अब जैसे ही 6 लाख रुपए की बात आती है तो यहाँ पर जो राजा बाबू होता है एकदम से पीछे हट जाता है, क्योंकि राजा बाबू कहता है ये उसके लिए बड़ी रकम है, वो मैनेज भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो नीलू बाबा था वो राजा बाबू को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका को पाना है तो ये महज एक छोटी सी रकम है, अगर बदले में कोई करोड़ों भी मांगे तो मैं अपनी प्रेमिका के लिए दे दूं। लेकिन राजा बाबू कहता है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। होते करते 2 लाख रुपए में डील पक्की हो जाती है और उसके बाद में राजा बाबू जैसे तैसे कर 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर नीलू को ला कर दे देता है। उसके बाद में नीलू जो था वो अपने क्रियाक्रम में लग जाता है। उसके बाद में जो राजा बाबू होता है ये इंतज़ार करता रहता है कि कब तांत्रिक बाबा का जो तंत्र मंत्र है वो काम आएगा। उसके बाद में 24 नवंबर साल 2025 को जो राजा बाबू था ये नीलू गौतम को कॉल करता है, जो तांत्रिक था। उसको कॉल करने के बाद में कहता है कि क्या कुछ हुआ है अभी तक। उसके बाद में जो नीलू होता है वो इस राजा बाबू से कहता है कि तुम आ जाओ और कुछ सामान भी खरीदना है। उसके बाद में जो तपस्या हम लोग करेंगे उसमें तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद में जो राजा बाबू था ये अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन उस गांव तक नीलू पहले ही पहुंच चुका था। उसके बाद में ये दोनों मिलकर मार्केट पहुंचते हैं, वहाँ से कुछ शराब खरीदते हैं और उसके बाद में कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं तपस्या करने के लिए। और जो पीर बाबा का मज़ार था उसी मज़ार पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर तपस्या शुरू की जाती है और उसके बाद में तपस्या शुरू होती उससे पहले ही नीलू बाबा ने इस राजा बाबू से एक लेटर लिखवा लिया था। उसने कहा था कि तुम्हारी जान को भी ख़तरा है, लेकिन इसमें मैं फंसना नहीं चाहता, तुम बस लिख लीजिए कि सब कुछ तुम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। और उसमें वो लिखवाता है कि जो लड़की थी जिसका नाम पूनम था कि पूनम तुम मेरी ज़िंदगी हो और तुम मेरी ज़िंदगी में हो नहीं, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहा हूँ। और उसके बाद में चूँकि इसको पैसे हड़प करने थे, उसके बाद में राजा बाबू से ये आंखें बंद करने को बोलता है। जैसे ही राजा बाबू आंखें बंद करता है ये एक चाकू से उसके सीने पर एक के बाद एक कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से मौके पे ही राजा बाबू की मौत हो जाती है। उसके बाद में इस पूरी हत्या को एक तरीके से प्लानिंग के तहत ये वहीं पर उसकी डेड बॉडी को डालता है, उसके सीने पर उस लड़की का फ़ोटो रखता है, उसके बाद में उस लेटर को बगल में रख देता है और उसके बाद में पूजा का सामान और साथ के साथ जो मोबाइल था उसका वो लेकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। रास्ते में झाड़ी में एक जगह खंजर को छुपा देता है और जो सामान था तपस्या का और जो चाकू था और जो मोबाइल थे, सॉरी चाकू तो पहले ही छुपा चुका था, इसको ले जाकर एक नदी में फेंक देता है। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस के सामने इस पूरे केस का खुलासा होता है तो राजा बाबू के फैमिली वाले पुलिस से बस एक ही बात कहते हैं कि अगर राजा बाबू पूनम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था तो एक बार वो हमसे इस बारे में बात करना चाहिए था उसको। अगर वो बता पाता तो शायद हम इस पूरे केस के अंदर कुछ कर पाते। बहरहाल वहाँ से इस तांत्रिक को कोर्ट के अंदर पेश किया गया है, जहाँ से इसको जेल भेज दिया गया है। इस तांत्रिक की बात करें तो ये दिल्ली में रहकर पहले सिलाई का काम किया करता था, लेकिन पिछले 2-1 साल से ये अपने गांव में ही रहकर झाड़ फूक का काम कर रहा है। उससे पहले जाकर ये बंगाल से कुछ झाड़ फूक सीख के आया था, जिसकी वजह से ये अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। बहरहाल अब ये राजा बाबू के कत्ल के जुर्म में अपने गुनाहों की सज़ा जेल के अंदर काट रहा है। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।